इसलिए हम लोग चलते हैं, प्रवास पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग उसका अंतिम 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इनमें से हम लोग का प्रवास के कारण पढ़ेंगे और प्रवास के परिणाम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रवास किन कारणों से होता है। हम लोग फर्स्ट बुक में भी प्रवास पढ़े हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो भारत के संदर्भ में इसको जानेंगे कि प्रवास भारत में या पूरे वर्ल्ड में किन कारणों से होता है। उनके कारण जानेंगे। तो उनका मेनली 2 कारण है, एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष मतलब पुश, मतलब धकेलना। अब दरवाजा कहीं लिखा रहता है पुश, मतलब धकेल दिए, मतलब कि आप जा रहे हैं कहीं ना। और पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, आकर्षित कर रहे हो ना, क्या कर रहा है, आकर्षित। इसमें देख रहे हैं हम लोग, पहला हम लोग देखते हैं प्रतिकर्ष कारक। इनमें से जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थल छुड़वाने का कारण बनता है, जो अपने घर छोड़ करके, निवास स्थान छोड़ करके किन्हीं कारणों से दूसरे यानी नगरों की ओर चले जाते हैं, ग्रामीण से नगर की ओर, खास करके हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। ग्रामीण से ग्रामीण भी होता है। तो क्या क्या कारण हो सकता है भाई? तो गरीबी हो सकता है, लोग गरीबी के कारण लोग आय कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं। बेरोजगारी, रोजगार नहीं होता है, गांव में प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, कृषि नहीं हो पाता है, किसी के पास जमीन नहीं है तो मजदूरी करने के लिए, उचित मूल्य प्राप्ति के लिए चला जाता है शहर टाउन में ना। तो वहां पर उनको रोजगार मिल जाते हैं। तो बेरोजगारी के कारण लोग क्या होते हैं, प्रवास कर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। उसके बाद कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव बढ़ रहा है। अब देख लो जी, कृषि बेल्ट है तो वहां पर ज्यादातर जनसंख्या है, तो वहां से जनसंख्या को कम करने के लिए लोग कहाँ चले जाते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं। स्वास्थ्य की बेहतर, स्वास्थ्य की जब कमी होती है गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा का अभाव होता है, सुविधा का अभाव होता है ना, तो वो इस कारण से छोड़ते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण से लोग अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद युद्ध, स्थानीय संघर्ष जो चलता रहता है। युद्ध, जब एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो लोग, बहुत सारे लाखों के लोगों में पलायन होता है। जैसे भी वर्तमान में यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा है, गाजा और इसराइल यानी पैलेस्टीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रही है, इसमें लाखों लोगों के पलायन हो गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये सब जो कारक हैं वो निवास स्थान छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए मजबूर करता है। तो वैसे कारकों को हम लोग प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। उसके बाद दूसरा आता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक करते किसे हैं? तो जो विभिन्न स्थानों से लोग आकर्षित करेंगे, यानी कि प्रतिकर्ष कारक में जो जो सुविधा या जिस कारण से वो छोड़े थे, वो सुविधा अब कहाँ मिलेगा? नगरों में। कोई जरूरी है कि नगरों में ही मिले? नगरों का भी अभाव होता है। तो जहां भी मिलेगा वहां लोग जाएंगे, यानी कि पुल हो जाएंगे, यानी कि आकर्षित हो जाएंगे जहां रोजगारी मिलती हो, यानी कि बेहतर अवसर मिले, नियमित काम मिलता है वहां पर, ऊंचा वेतन मिलता है, शिक्षा बेहतर मिलता है, स्वास्थ्य बेहतर मिलता है, मनोरंजन मिलता है ना। ये सारे साधन जहां होगा, वो होता है, वहां पर लोग चले जाते हैं। तो ये जो कारण है, ये जो कारक है, ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। ये लोगों को अपनी ओर खींचने वाली, आकर्षित करने वाली कारक के हैं। इसके बाद इसमें उल्टा हम लोग देखते हैं, एक मेघालय है, इसमें स्त्री विवाह का जो प्रवास का जो कानून है बिल्कुल अलग है। क्या है इसके अंदर भाई? तो इधर हम लोग देखते हैं क्या, मेघालय के अलावा अन्य भारत के अन्य राज्यों में, कि विवाह का जो प्रचलन है कि पुरुष के यहाँ स्त्रियां विवाह करके जाती है, लेकिन मेघालय में उल्टा है। वहां माता संपत्ति का अधिकार जो होता है वो स्त्री पर का होता है। संपत्ति पर अधिकार किसका? स्त्री का। तो स्त्री के यहाँ पुरुष को विवाह करके ले जाया जाता है, उसके बाद वहीं पे जीवन भर पुरुष को रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग मेघालय में जस्ट उल्टा देखते हैं। एक आता है हुंडी। हुंडी क्या होता है भाई?
तो इसके बाद जब लोग अपने जो कमाने के लिए जाते हैं, घर से छोड़ करके बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं तो घर में पैसा भेजते हैं, तो पैसा को हुंडी बोलते हैं। विदेशी मुद्रा जो भी विदेश अपने देश से दूसरे देश में जो कमाने के लिए जाते हैं तो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, तो वो जो भेजते हैं अपने देश में तो वो भी हुंडी कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंडी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि प्रवास के परिणाम। प्रवास का परिणाम जो है मुख्यतः दो रूपों में देखने को मिलता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। ठीक है, ये सकारात्मक और नकारात्मक रूप के आधार पर प्रवास के मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं तो पांच परिणाम इसका हो जाएगा। पांच परिणाम इसको देखने को मिलता है। इसमें देखते हैं क्या कि आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है? जब किन्हीं ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर कमाने के लिए लोग जाते हैं तो उसके घर का उसका मेन उद्देश्य होता है कि पैसे कमाए, यानी आर्थिक आय बढ़ जाए, तो आर्थिक परिणाम देखने को मिलता है। लोग अपने देश से दूसरे देश कमाने के लिए जाते हैं तो वो भी आर्थिक परिणाम के तहत उनको पैसा मिलते हैं, रोजगार मिलता है तो पैसा कमाते हैं तो आय बढ़ता है, तो उसके घर का जीवन गुजर बसर सब चलता है। ये आर्थिक परिणाम यानी आय कमाने के उद्देश्य से ये जाते हैं, तो इसका आर्थिक परिणाम देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या, जैसे कर्ज का, जिसपे कर्ज है, कर्ज का बोझ है वो कर्ज तोड़ते हैं। शादी विवाह करना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसके कारण इसके आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जनानांकी के परिणाम। तो ये हो गया आर्थिक परिणाम। जनानांकी परिणाम क्या होता है? अब जनानांकी के परिणाम के अंतर्गत देखेंगे कि जिस क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र से लोग, जिस आयु वर्ग के लोग चले जाते हैं कमाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र से गए नगर की ओर, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस आयु वर्ग के है उसकी जो जनानांकी संक्रमण है वो कम हो जाती है, और जो शहर में जाएगा या नगर में जाएगा तो वहां का जनानांकी के संक्रमण बढ़ जाएगा। तो ग्रामीण में नकारात्मक हो गया और नगर में सकारात्मक हो गया, ये संक्रमण देखने को मिलता है। खास करके हम लोगों को देखने को मिलता है कि उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में इन राज्यों में आयु लिंग संरचना में असंतुलन पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग, इन राज्यों से लोग दूसरे राज्य में लोग अपने अनेक उद्देश्यों से की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, तो इस तरह से देखने को मिलता है। सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम के अंतर्गत क्या देखते हैं? तो सामाजिक परिणाम जो है वो खास करके जब कोई आदमी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है तो अपनी साथ सारी चीजों को, जैसे कि वेशभूषा, पहनावा, खान पान, बोली भाषा, रहन सहन सब चला जाता है। अगर कोई आता भी है तो सब उसका भी आता है। एक सामाजिक का संस्कृति के साथ आदान प्रदान भी होता है, इसके अंतर्गत सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत और देखें तो इसके नकारात्मक, ये तो सकारात्मक हो गया, लेकिन नकारात्मक चीजों भी देखेंगे कि लोग ज्यादा चल जाने से नगरों में लोग अपने आप में खिन्नता का महसूस करते हैं और चिढ़ते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाने से। इसके कुछ दूसरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलता है, जैसे कि लोग, नई टेक्नोलॉजी गांव में आती है, इसके माध्यम से शिक्षा का प्रसार होता है। लोग शहरों से गांव में शिक्षक लोग पढ़ाने के लिए आते हैं तो शिक्षा का प्रसार होता है। उसके बाद परिवार नियोजन की जो योजनाएं हैं वो आती है गांव में। उसके बाद बालिका शिक्षा पर ध्यान भी दिया जाता है। तो ये जो है नगर से शहर, नगर से गांव और गांव से नगर में ये सामाजिक परिणाम देखने को मिलता है। ये माध्यम एक तरह से बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय परिणाम। तो पर्यावरणीय परिणाम क्या होगा? जब गांव से शहर की ओर जाएगा आदमी जाता है तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाता है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगा तो वहां पर अब क्या करेगा? वहां के जितने भी चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसको उपयोग करेगा। जैसे भौम जल हो गया, मृदा, जैसे कि वहां पे घर बनाएगा ना, वहां पे जनसंख्या वृद्धि के, तो उसके लिए घर रहने के लिए जगह चाहिए, उसके पीने के लिए पानी चाहिए ना, तो ये सारे, तो वहां रहेगा तो अपना क्रियाकलाप करेगा तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि पर्यावरणीय परिणाम भी देखने को
मिलता है, जो नकारात्मक तौर से देखा जाता है। अन्य परिणाम के तहत देखते हैं कि विवाह। अन्य परिणाम के तहत जब पुरुष जो है वो बाहर चले जाते हैं, महिला गांव में रहती है, तो महिला के लोगों का पर जो बाहरी एक्स्ट्रा बोझ जो पड़ जाता है पुरुषों के अभाव में, घर का लालन, घर का देखभाल करना, घर की सारी जिम्मेवारियां उठाना महिलाओं पर बढ़ जाती है। एक तरह से महिला भी अगर बाहर चल जा रही है तो वो स्वतंत्रता भी महसूस करती है। ये भी परिणाम अन्य परिणाम के अंतर्गत देखा जाता है। आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये प्रवास आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे का चैप्टर हम लोग देखेंगे। आपको फिर से बोलता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भूगोल के रंग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो अपलोड होता रहे। इनमें से अब क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का सारे टॉपिक इसमें शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, हर क्लास का सब वीडियो अपलोड होगा। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी लाइफ में काम आवे, आपके कंपटीशन में काम आवे। ठीक है, धन्यवाद।